नमस्कार साथियों, ज्ञान सागर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संविधान का एक नया टॉपिक मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार टॉपिक से हमारे आने वाले एग्जामों में, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या कोई स्टेट पीसीएस या यूपीएससी का एग्जाम हो, किसी भी स्तर के एग्जाम में यहाँ से सवाल बहुत पूछे जाते हैं और यह एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को स्टार्ट कर लेते हैं। मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 तक में शामिल किए गए हैं। अच्छा, भाग 3 को और क्या कहा जाता है? अधिकारों का मैग्ना कार्टा। अधिकारों का मैग्ना कार्टा। अच्छा, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार हमारे यूएसए से लिए गए हैं। यूएसए माने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं। तो हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार दे रखे हैं? 12 से 35। मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति होती है, मौलिक अधिकारों की प्रकृति के बारे में बात कर लेते हैं। मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी होती है? नकारात्मक होती है। कैसी होती है? नकारात्मक होती है। यानी कि ये स्टेट के खिलाफ, राज्य के खिलाफ नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है। कौन? मौलिक अधिकार। चलिए अब हम लोग डिटेल से बात करते हैं एक एक अनुच्छेदों की। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दे रखी है। राज्य शब्द की परिभाषा। तो राज्य शब्द की परिभाषा कहाँ दे रखी है? अनुच्छेद 12 में। अच्छा, राज्य शब्द के अंतर्गत यहाँ पर क्या क्या आता है, ये भी बात हम लोग समझ लेते हैं कि राज्य शब्द के अंतर्गत यहाँ क्या क्या आता है। संसद व केंद्र सरकार। नंबर 1 कौन? संसद व केंद्र सरकार। संसद व केंद्र सरकार। नंबर 2 राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल व राज्य सरकार व राज्य सरकार। नंबर 3 में आते हैं प्राधिकारी और नंबर 4 में आते हैं अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 13 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 13 में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13 में किसको परिभाषित किया गया है? विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। विधि शब्द की परिभाषा। विधि शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 13 में। अच्छा, हम समझते हैं। अब 13 को विस्तार से समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें है 13 के भाग 1। 13 का भाग 1 समझ लेते हैं। 13 का भाग सब क्लॉज 1। 13 का भाग 1 क्या कहता है कि संविधान के लागू होने के पूर्व की ऐसी सभी विधियां। भाग 13 का भाग 1 क्या कहता है कि संविधान के लागू होने के पूर्व की ऐसी सभी विधियां, संविधान के लागू होने के पूर्व की ऐसी सभी विधियां
जो मौलिक अधिकारों का जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हूँ, अधिकारों का उल्लंघन करती हूँ, उल्लंघन की सीमा तक, कहाँ तक? उल्लंघन की सीमा तक शून्य होंगे, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होंगे। अच्छा, इस सिद्धांत को हमारे संविधान में क्या कहा गया है? इसी सिद्धांत को हम लोग कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है, यानी कि कोई भी विधि है, जैसे मान लीजिए ये मौलिक अधिकारों के बनने की कोई पूर्व की विधि है, और यह विधि केवल, इस विधि का केवल इतना भाग हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो इतना ही भाग शून्य होगा, ना कि पूरा भाग। बाकी भाग जो कहते हो लागू रहेगा। तो इसी सिद्धांत को हम लोग कहते हैं पॉलिटी में आच्छादन का सिद्धांत। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत कहा जाता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं 13(2) के बारे में। 13(2) के बारे में 13(2) क्या कहता है कि संविधान के लागू होने के पश्चात, कब भैया? संविधान के लागू होने के पश्चात बनाई गई ऐसी सभी विधियां, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हूं, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हूं, उल्लंघन की सीमा तक प्रारंभ से ही शून्य होंगी। शून्य का मतलब है कि वो वैलिड नहीं होंगी, इनवैलिड होंगी। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? जैसे मान लीजिए कोई विधि है, ये संविधान के लागू होने के बाद बनी है। ये मान लीजिए कोई विधि है जो संविधान के लागू होने के बाद बनी है, और इस विधि का इतना भाग, यहाँ से लेकर यहाँ तक की भाग संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। किसका उल्लंघन कर रहा है? हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। तो केवल इतना ही भाग वैलिड नहीं होगा, बाकी टोटल भाग लागू होगा, बाकी पूरा भाग क्या होगा? लागू होगा। तो इस सिद्धांत को कहा जाता है पृथक्करण का सिद्धांत या पृथक्करणीयता का सिद्धांत। तो हम लोग लिख लेते हैं इस सिद्धांत के बारे में। यह कौन सा सिद्धांत है? जो भाग संविधान का अनुच्छेद 13(2) है, वो किस सिद्धांत पर आधारित है? पृथक्करण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत यानी कि जितना किसी भी विधि का जितना भाग मौलिक अधिकारों को उल्लंघन कर रहा है, केवल उतना ही भाग शून्य होगा, उतना भाग पृथक हो जाएगा और उतना भाग शून्य माना जाएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? पृथक्करण का सिद्धांत। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अनुच्छेद 13(3) की। अनुच्छेद 13(3) में क्या दिया गया है? इसमें विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। इसमें विधि के अंतर्गत आने वाले, मतलब इसमें विधि शब्द को परिभाषित किया गया है, और विधि के अंतर्गत क्या क्या आता है वो दिया गया है। विधि के अंतर्गत आता है अध्यादेश। क्या क्या आता है भैया? अध्यादेश, आदेश, नियम, उपनियम,
रूढ़ि, कोई प्रथा हो, कोई रूढ़ि हो, कोई प्रथा हो, कोई नियम हो, कोई अधिनियम हो, कोई अधिसूचना हो, इत्यादि शब्द विधि शब्द के अंतर्गत आते हैं। विधि शब्द के अंतर्गत आते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं? विधि शब्द के अंतर्गत आते हैं। चाहे वो कोई विधि हो, कोई अध्यादेश हो, कोई आदेश हो, कोई नियम हो, कोई उपनियम हो, कोई रूढ़ि हो, कोई प्रथा हो, कोई अधिसूचना हो, ऐसा कोई भी प्रकार का आदेश हो जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे, वो सब क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय संविधान में हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार दे रखे हैं। तो मूल अधिकारों के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। मूल अधिकार जो नागरिकों को प्राप्त है। अच्छा, एक सवाल और है कि जो अनुच्छेद 13 है, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि कोई भी विधि चाहे संविधान के लागू होने के पूर्व की हो या संविधान के लागू होने के बाद की हो, क्या मानी जाएगी? शून्य मानी जाएगी। तो इसी के अंतर्गत न्यायालय को कौन सी शक्ति प्राप्त होती है? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत न्यायालय को कौन सी शक्ति प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो हमारे संविधान में प्रारंभ में हमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। एक कौन सा हटा दिया गया है? तो संपत्ति का मौलिक अधिकार, संपत्ति का मौलिक अधिकार हटा दिया गया है। कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया है? संपत्ति का मौलिक अधिकार हटा दिया गया है। और यह मौलिक अधिकार कब हटाया गया? तो यह मौलिक अधिकार हटाया गया 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अच्छा, संपत्ति का मौलिक अधिकार दिया कहाँ था? तो ये दिया था अनुच्छेद 31 और दूसरा अनुच्छेद था अनुच्छेद 29 1 4, जिसे हम लोग कहते हैं एफ। क्या कहते हैं? चा या फिर एफ कहते हैं। ठीक है ना। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है? वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का के तहत, 300 इस तरह लिखना ठीक नहीं होगा, 300 का के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। विधिक अधिकार कौन सा अधिकार बना दिया गया है? विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में हमें कितने अधिकार प्राप्त हैं? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कितने अधिकार प्राप्त हैं? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। हम लोग उनकी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद सबकी डिटेल से बात करेंगे। तो वर्तमान में हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6 मौलिक अधिकारों की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार,
अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। नंबर 4 की बात कर लेते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अल्पसंख्यक वर्गों को प्राप्त है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। और नंबर 6 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। चलिए अब इन सब की हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं। डिटेल्स हम लोग इनको पढ़ते हैं। अनुच्छेद 14, समता का अधिकार। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। अब इसमें सब में आपको अनुच्छेद शब्द जोड़ लेना है। क्या जोड़ लेना है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या लिखा है, विधि के समक्ष समता व विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता व विधियों का समान संरक्षण। जो विधि के समक्ष समता और विधियों का जो समान संरक्षण है, पहला वाला कॉन्सेप्ट लिया गया है इंग्लैंड से। पहला वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। और इसे प्रोफेसर डायसी का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। जबकि जो विधियों का समान संरक्षण है, ये कहाँ से लिया गया है? यह अमेरिका से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? यह अमेरिका से लिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 की हम लोग बात करते हैं। अनुच्छेद 15 में क्या दे रखा है? तो 15(1) की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भैया? 15(1) की बात करते हैं। केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्मस्थान के आधार पर, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा। केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर
केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ, किसके साथ, व्यक्ति के साथ नहीं, नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी कि जो विदेशी व्यक्ति होगा उसके साथ भेदभाव हम लोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 16 की। इसकी बात करते हैं अनुच्छेद 16 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 16 में क्या लिखा है? लोक नियोजन के बारे में अवसर की समानता। यानी कि सरकारी नौकरी या सरकारी पद है, चाहे चुनाव लड़ने वाला है, विधायकी, सांसदीय, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, कोई भी सरकारी पद हो, आपकी नौकरी से संबंधित हो, तो लोक नियोजन के बारे में, लोक नियोजन के, ये लोक नियोजन में अवसर की समानता। यानी कि सभी लोग डीएम बन सकते हैं, सभी लोग एसडीएम बन सकते हैं और सभी लोग सरकारी चपरासी भी बन सकते हैं। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक नियोजन के बारे में अवसर की समानता। अब हम लोग बात कर लेते हैं अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का अंत किया गया है। यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता को बढ़ावा देगा, तो उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। तो यह भारतीय संविधान में पहला अनुच्छेद है। कौन सा अनुच्छेद है? पहला अनुच्छेद है जिसको दंडनीय बनाया गया है, जिसको दंडनीय बनाया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अनुच्छेद 18 की। अनुच्छेद 18 में बताया गया है उपाधियों का अंत। क्या बताया गया है? उपाधियों का अंत। यानी कि कोई भी व्यक्ति उपाधियों को धारण नहीं कर सकता। उपाधियों का, यानी कि कोई व्यक्ति राजा, रानी या बड़े बड़े टाइटल, नवाब, इस तरह के टाइटलों को वो धारण नहीं कर सकता है। लेकिन शिक्षा व सेना संबंधी उपाधियों को, या नोट करने वाला पॉइंट है, लेकिन शिक्षा व सेना संबंधी उपाधियों को धारण किया जा सकता है। लेकिन शिक्षा व सेना संबंधी उपाधियों को धारण किया जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 19 की। अनुच्छेद 19 की हम लोग बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 19 की बात करने से पहले हम लोग एक हेडिंग डाल लेते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। किसकी हेडिंग डालते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार कहाँ से कहाँ तक की दे रखे हैं? अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के अंतर्गत दे रखे हैं कौन से अधिकार? स्वतंत्रता के अधिकार। चलिए अब एक एक अधिकारों की डिटेल से हम लोग बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। देखो, इसके अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। नंबर 1,
वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी अभिव्यक्त कर सकते हो, तो इसमें बोलने और ना बोलने दोनों की स्वतंत्रता दे रखी। इशारा करना भी वाक्य एवं अभिव्यक्ति में शामिल किया जाता है। चलिए अब दूसरे की बात कर लेते हैं हम लोग। शांतिपूर्वक वह बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना शस्त्र के सभा व सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सभा व सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सभा व सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरी बात कर लेते हैं, संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। भाई जब सभा सम्मेलन कराओगे तो क्या बनाओगे? संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। नंबर 4, जब संघ और संगठन बनाओगे तो भारत देश के अंदर कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, आबाद संचरण की स्वतंत्रता। भाई संघ और संगठन बनाओगे तो तीसरी स्वतंत्रता क्या हो जाएगी? आबाद संचरण की स्वतंत्रता, आबाद संचरण की स्वतंत्रता, यानी कि घूमने फिरने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता। नंबर 5, जब आप घूमो फिरोगे, इधर उधर आओगे जाओगे तो फिर आपको क्या होगी? निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता। और नंबर 6, जब आप कहीं पर निवास करोगे तो व्यापार वाणिज्य करने की स्वतंत्रता। क्या करोगे वहां पर रहकर? व्यापार व वाणिज्य करने की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य करने की स्वतंत्रता। तो नंबर 1 पर कौन है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 1 कौन है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप कुछ भी बोल सकते हो या फिर नहीं भी बोल सकते हो। शांतिपूर्वक बिना अस्त्र शस्त्र के सभा व सम्मेलन करने की आपको स्वतंत्रता है। संघ और संगठन बनाने की आपको स्वतंत्रता है। पूरे भारत देश में कहीं भी आबाद रूप से संचरण करने की स्वतंत्रता, यानी कि घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। आप जब संचरण करोगे तो कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता है, और जब आप निवास करोगे तो वहाँ अपनी जीविका चलाने के लिए व्यापार वाणिज्य करने की भी स्वतंत्रता दे रखी है। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदान की गई हैं। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कहाँ प्रदान की गई हैं? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को दिया गया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 की, तो अनुच्छेद 20 में क्या दे रखा है? दोष सिद्धि के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में अपराधों से संरक्षण। अब इस अनुच्छेद 20 के 3 क्लॉज हैं। सब क्लॉज 1, 20 का 1, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। पहला पॉइंट क्या है? कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। अच्छा, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण कहने का मतलब क्या है? यानी कि आपके कोई भी कृत्य करने के पश्चात, आपके कोई भी कृत्य करने के पश्चात बनाई गई ऐसी कोई भी विधि आपके कार्य को, विधि का उल्लंघन नहीं कर सकती है, आपके कार्य के लिए आपको दंडित नहीं कर सकती है। यानी कि जब आपने कार्य किया था उस समय ऐसी कोई विधि नहीं थी जिसके अंतर्गत वह कार्य दंडनीय हो, और बाद में अगर किसी का ये मन चाहे कि हम विधि बनाकर उस व्यक्ति को पूर्व में किए गए कार्य के लिए दंडित करें, तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। ये बात कहाँ कही गई है? अनुच्छेद 20 के सब क्लॉज 1 में।
अब बात कर लेते हैं 20 का सब क्लॉज, 20 का सब क्लॉज 2। 20 का सेक्शन सब क्लॉज 2 की बात करते हैं तो इसमें दिया गया है दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण। अच्छा, दोहरे दंड से संरक्षण कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब यह है कि एक ही अपराध के लिए आपको 2 या 2 से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। एक ही अपराध के लिए आपको बार बार दंडित नहीं किया जा सकता है। एक ही अपराध के लिए आपको बार बार दंडित नहीं किया जा सकता है। चलिए अब 20 का हम लोग समझ लेते हैं 3। आत्म अभिशंसन से संरक्षण, आत्म अभिशंसन से संरक्षण। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है। अपने ही खिलाफ आपको गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। चलिए इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, अनुच्छेद 20 तक। अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 35 तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।